तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त कुंज बिहारी। आप सभी को हमारे चैनल इलेक्ट्रिक ज्ञान में स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि सर्किट ब्रेकर के बारे में, सर्किट ब्रेकर क्या है, टाइप्स सर्किट ब्रेकर कैसे ऑपरेट होता है। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सर्किट ब्रेकर जो दूसरा पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट, आर्क एक्सटिंग्विशन के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आप किसी के पावर ग्रिड और पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए स्विच गियर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो स्विच गियर क्या है दोस्तों? सर्किट ब्रेकर प्लस रिले को हम बोलते हैं स्विच गियर सिस्टम। दोस्तों यहाँ पर रिले क्या है? तो रिले एक ऐसा डिवाइस है जो फॉल्ट करंट को सेंस करता है और बाद में सर्किट ब्रेकर को कमांड भेजता है सर्किट को ट्रिप करने के लिए। जब हमारा फॉल्ट करंट आता है तो सबसे पहले रिले के पास आता है, रिले सेंस करता है फॉल्ट करंट आ गया, फिर वो सर्किट ब्रेकर को कमांड देता है फॉल्टी सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से अलग करने के लिए। तो दोस्तों ये रहा कुछ बेसिक जानकारी। आज चलते हैं आर्क फिनोमेना की तरफ। दोस्तों मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, सर्किट ब्रेकर में दो इलेक्ट्रोड रहता है, एक है हमारा फिक्स्ड इलेक्ट्रोड, दूसरा है हमारा मूविंग इलेक्ट्रोड। तो जब हमारा फॉल्ट करंट आता है, इस सर्किट ब्रेकर में एक ट्रिप कॉइल रहता है जिसकी वजह से जो फॉल्ट करंट आने पर जो ट्रिप कॉइल है वो एनर्जाइज हो जाता है और उसके अंदर एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्रिएट होता है और ये जो फोर्स है वो इस मूविंग कॉन्टैक्ट को अपनी तरफ से खींच लेता है, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेकर है वो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो अगर आप उसे मिस कर रखे हैं तो ऊपर जो आई बटन आ रहा है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो जब हमारे जो दो इलेक्ट्रोड सेपरेट होते हैं फॉल्ट करंट आने पर, इसी सर्किट ब्रेकर के अंदर एक आर्क फॉर्मेशन होता है। दोस्तों जो आर्क फॉर्मेशन क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। एक किसी भी पावर सबस्टेशन और पावर ग्रिड में जब फॉल्ट आता है तो हाई अमाउंट ऑफ करंट उस सबस्टेशन के अंदर फ्लो होता है। तो हाई अमाउंट करंट वजह से जब हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है, यानी कि जो मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से सेपरेट हो जाता है, तो तब क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में सर्किट ब्रेकर को इस तरह से था, यानी कि क्लोज कॉन्टैक्ट थे। जब हमारा फॉल्ट आ गया तो मूविंग कॉन्टैक्ट जो है वो सेपरेट हो गया, यानी कि उसके अंदर जो गैप था वो इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से हाई अमाउंट ऑफ फॉल्ट करंट की वजह से सर्किट ब्रेकर में करंट डेंसिटी बढ़ जाते हैं और उसके साथ टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली हम सर्किट ब्रेकर में एयर और ऑयल का इस्तेमाल करते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम हिसाब से। तो जब हमारा फॉल्ट करंट आता है तो सबसे पहले करंट डेंसिटी बढ़ जाती है और बाद में टेम्परेचर भी उसके साथ इंक्रीज होता है। और टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम एयर और ऑयल रहता है वो हीट होना शुरू हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम यूज़ कर रहे हैं एयर और ऑयल, वो हीट प्रोड्यूस होने के कारण ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो भी आयनाइज हो जाता है। यानी कि अगर हम एयर का इस्तेमाल करते हैं तो एयर के जो पार्टिकल है वो करंट डेंसिटी बढ़ जाने पर और हीट प्रोड्यूस होने के कारण आयनाइज हो जाता है। अगर हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं वो ऑयल पहले वेपोराइज हो जाता है और बाद में ये जो ऑयल का भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो भी आयनाइज हो जाता है, जिसके साथ ये जो हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट जो ऑयल सेपरेट हो गया, लेकिन ये जो आर्क और एयर और ऑयल का हम इस्तेमाल करते हैं वो एक कंडक्टर की तरह काम करना लगता है। तो इसी तरह दोस्तों सर्किट ब्रेकर में फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के अंदर एक आर्क प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर सर्किट ब्रेकर तो ट्रिप हो गया ऑटोमेटिकली, लेकिन अभी भी इस आर्क के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। तो अगर हम जल्द से जल्द इस आर्क को अभी भी बंद नहीं किया तो ये हमारे पावर सिस्टम को डैमेज दे सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, जल्द से जल्द आर्क को बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी जो सर्किट ब्रेकर में आर्क प्रोड्यूस हो चुका है और उस पर करंट फ्लो हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, जल्द से जल्द आर्क को बंद करेंगे। तो अभी जो है आर्क के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो करंट है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया आर्क का, तो ये जो करंट है आर्क के उसके अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम ज़्यादा इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस को, जो करंट है आर्क के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों हम कैसे जल्द से जल्द आर्क को रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं और आर्क को बंद कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पावर सिस्टम है वो सेफ रह सके। अगर आपको नोट बनानी है, मैं आज हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे सारी डिटेल्स फोटो क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जाके डाउनलोड कर सकते हैं और नोट लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। अब चलते हैं कि हम जल्द से जल्द आर्क को कैसे बंद कर सकते हैं। हमारा जो आर्क रेजिस्टेंस है वो 3 फैक्टरों पर डिपेंड करता है दोस्तों। एक है हमारा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, दूसरा है हमारा लेंथ ऑफ द आर्क, तीसरा है हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ द आर्क। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। पहला आता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ये क्या है दोस्तों, पहले मैं इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। तो आर्क रेजिस्टेंस इज इंक्रीज इफ यू डिक्रीज द नंबर ऑफ आयोनाइज्ड पार्टिकल बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स। तो इसका मतलब सर्किट ब्रेकर में जितने भी पार्टिकल आयोनाइज हो रहे हैं कॉन्टैक्ट के अंदर, अगर उनको हम कम कर दें
तो ये जो आर्क का रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। अगर आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली जो करंट है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो इस ये रहा पहला पॉइंट। अब चले चलते हैं दूसरा पॉइंट, लेंथ ऑफ आर्क। जो पॉइंट मैं बता देता हूँ, तो आर्क रेजिस्टेंस इंक्रीज इफ वी ऑल्सो इंक्रीज द लेंथ ऑफ द आर्क। इसका मतलब दोस्तों ये हमारा सर्किट ब्रेकर है, तो ये हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट एफ या मूविंग कॉन्टैक्ट एम। तो इनके जो अंदर जो आर्क बन रहा है उनका अगर लेंथ में बढ़ा देता हूँ, सपोज ये हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट या नहीं यहाँ पर बना है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है वो इधर आ गया, तो हमारा जो आर्क का लेंथ है वो बढ़ गया। तो जब हमारा आर्क का लेंथ बढ़ जाता है सर्किट ब्रेकर में, तो जो आर्क का रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। जब आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जो करंट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये रहा दूसरा पॉइंट। अब चलते हैं तीसरा, यानी कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द आर्क। पॉइंट ये क्या है दोस्तों, तो आर्क रेजिस्टेंस इंक्रीज इफ वी डिक्रीज इन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द आर्क। इसका मतलब अगर हम आर्क का जो एरिया है उससे डिक्रीज कर देते हैं तो हमारा जो आर्क रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब हमारा आर्क रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तब हमारा जो है करंट वो डिक्रीज हो जाएगा। कैसे देखिए दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला है, देखिए दोस्तों, आर इज प्रोपोर्शनल टू रो एल बाई ए। जो आर है रेजिस्टेंस है, जो एल है वो इसका लेंथ, और ये जो ए है वो क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये जो ए है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो इसका मतलब जब हमारा एरिया डिक्रीज होगा तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। जब हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो जो करंट है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा आर्क में। तो इसी तरह जो तीनों फैक्टर है वो आर्क रेजिस्टेंस से डिपेंडेबल है। ये हो गया हमारा तीनों फैक्टर जो आर्क रेजिस्टेंस से डिपेंडेबल है। अब चल जाते हैं प्रिंसिपल की तरफ, यानी कि कौन कौन सा प्रिंसिपल अब आजमाना पड़ेगा आर्क क्विंचिंग और आर्क एक्सटेंशन के लिए। तो दो प्रिंसिपल है हमारे पास, एक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स, दूसरा है हमारा आयोनाइज्ड पार्टिकल बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स। जब सर्किट ब्रेकर में जब फॉल्ट आता है, जो सर्किट ब्रेकर जो कॉन्टैक्ट है वो सेपरेट हो जाता है। तो जब हमारा सेपरेट होता है वो बहुत छोटा होता है, यानी कि जब सेपरेट होता है वो छोटी ही डिस्टेंस पर सेपरेट होता है, कुछ इस तरह से। तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सफिशिएंट हो जाता है आर्क को मेंटेन और प्रोड्यूस करने के लिए। तो एक ही रास्ता है हम कैसे आर्क को बंद कर सकते हैं। तो अगर हम इस कॉन्टैक्ट को बहुत दूर ले जाकर सेपरेट कर दें तो इसका जो आर्क रेजिस्टेंस जो है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है सफिशिएंट नहीं होगा आर्क को डेवलप और मेंटेन करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इस तस्वीर में देखिए, ये हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट, ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट। तो इसमें आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इनमें छोटा है, देखिए इतना सा। तो अगर हम इस मूविंग कॉन्टैक्ट को यहाँ पर ले आए सपोज, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा हो गया। इस देखिए ये हो गया डिफरेंस, पहले इतना सा था, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो गया। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण ये सफिशिएंट नहीं होगा आर्क को मेंटेन करने के लिए। तो इस तरह से हम आर्क को क्विंचिंग और एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो प्रिंसिपल है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पावर सबस्टेशन और पावर ग्रिड है उनको अगर हम इस तरह से सेपरेट करते हैं सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट को, तो बहुत मीटर तक ले जाना पड़ता है सेपरेशन के लिए। तो ये जो प्रिंसिपल है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टैक्ट। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट की तरफ। दोस्तों इस सर्किट ब्रेकर में जो आयोनाइज्ड पार्टिकल है उनके ही सहायता से ये जो हमारा आर्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि ये जो आयोनाइज्ड पार्टिकल है इस सर्किट ब्रेकर में वो इस आयोनाइज्ड पार्टिकल इस आर्क को मेंटेन कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर हम इस आयोनाइज्ड पार्टिकल को डीआयोनाइज कर दें तो ये जो हमारा आर्क है वो भी प्रोड्यूस नहीं होगा और हमारे लिए इजी हो जाएगा आर्क को क्विंचिंग करने के लिए। तो हम इसे डीआयोनाइज कैसे कर सकते हैं, आइदर हम इस बात को और आयोनाइज्ड पार्टिकल को कूलिंग कर सकते हैं किसी कूलिंग मेथड से, और इस दोनों कॉन्टैक्ट के अंदर जो आयोनाइज्ड पार्टिकल है अगर उन्हें को हम रिमूव कर दें तो ये जो हमारा आर्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो दोस्तों ये रहा दो प्रिंसिपल। अब चलते हैं कौन कौन सा मेथड हम आजमा रहे हैं
आर को एक्सटिंक्शन के लिए। आर को एक्सटिंग्विश करने के लिए हम दो मेथड यूज कर रहे हैं, एक है हमारा हाई रेजिस्टेंस मेथड, दूसरा है हमारा लो रेजिस्टेंस मेथड और करंट जीरो मेथड। दोस्तों दूसरे पॉइंट को हम करंट जीरो मेथड क्यों बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये जो मेथड है यानी कि हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे। तो किस तरह से, अगर हम टाइम के साथ रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें तो हमारा जो करंट है वो इनसफिशिएंट हो जाएगा आर को मेंटेन और प्रोड्यूस करने के लिए, और हमारा जो करंट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा इस मेथड से। अगर आपको कोई इंग्लिश में पूछता है तो आप कैसे बोलोगे, इन दिस मेथड आर्क रेजिस्टेंस मेड टू इंक्रीज विथ द टाइम सो दैट करंट इज रिड्यूस टू इनसफिशिएंट वैल्यू टू मेंटेन द आर्क। तो दोस्तों ये रहा, लेकिन दोस्तों ये जो मेथड है वो एससी सर्किट के लिए यूज नहीं होता है, हाई अमाउंट एससी सर्किट के लिए यूज नहीं होता, क्योंकि ये जो मेथड है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आर्क जो है वो डिसिपेट कर देता है। तो इसीलिए हम इसे हाई अमाउंट सर्किट में यूज नहीं करते। लेकिन दोस्तों ये जो मेथड डीसी सर्किट में यूज करते हैं और लो वोल्टेज एसी सर्किट में हम इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन हाई वोल्टेज के लिए ये प्रेफरेबल नहीं है। तो हाई रेजिस्टेंस मेथड में 4 पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है लेंथ ऑफ द आर्क। तो इसका मतलब अगर हम आर्क का लेंथ बढ़ा देते हैं तो हमारा जो आर्क का रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, यानी कि तो लेंथ ऑफ द आर्क यानी कि ये जो हमारा आर्क प्रोड्यूस हो रहा है इस दो कॉन्टैक्ट के अंदर, अगर हम इस लेंथ को ही बढ़ा देते हैं तो हमारा जो आर्क रेजिस्टेंस ये दोनों के अंदर है वो बढ़ जाएगा और जो हमारा करंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला पॉइंट। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कूलिंग द आर्क। तो कूलिंग द आर्क क्या है दोस्तों, ये जो कूलिंग मेथड है वो हेल्प करता है डीआयोनाइजेशन के लिए। अगर हमारे जो ये दोनों आर्क के अंदर ये जो हीट की वजह से आयोनाइज हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो आर्क है वो कंडक्टिंग पार्ट की तरह काम कर रहा है, तो अगर हम एक इस कूलिंग की मेथड से इस आर्क को कूल कर देते हैं तो ये जो हमारा आर्क का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा और उसके साथ इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है दो कंडक्टर के अंदर जो हीट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो आप चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों, रिड्यूस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द आर्क। यानी कि अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आर्क का रिड्यूस कर देते हैं तो जो आर्क का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन हमारे जो यहाँ पर जो आर्क वोल्टेज है वो नेसेसरी हो जाता है आर्क को मेंटेन के लिए, और आर्क को ये जो वोल्टेज है आर्क वोल्टेज वो इंक्रीज कर देता है आर्क को। तो ये जो रिड्यूस कर क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस कैसे करते हैं, तो सपोज ये हमारा आर्क है दोस्तों, ये हमारा आर्क रिड्यूस हो रहा है, तो ये हमारा दो फिक्स कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट। तो जितना भी आर्क इस एरिया में पास कर रहा है, अगर हम इस एरिया का क्रॉस सेक्शन कम कर देते हैं तो तभी उतना ही आर्क जो है वो इस एरिया में आना चाहिए, तब भी ये जो हमारा आर्क का रेजिस्टेंस है वो कम हो पाएगा और हमारा जो रेजिस्टेंस है आर्क का वो बढ़ जाएगा। दोस्तों ये रहा तीसरा। देखिए चौथा नंबर जो है वो स्प्लिटिंग द आर्क। स्प्लिटिंग द आर्क दोस्तों, स्प्लिटिंग द आर्क मतलब तो सपोज ये हमारा आर्क है, तो ये हमारा इतना बड़ा आर्क बन रहा है, तो अगर इस आर्क को हम छोटे छोटे आर्क में स्प्लिट कर देते हैं नंबर ऑफ सीरीज में, कुछ इस तरह से देखिए दोस्तों, ये रहा एक आर्क, दूसरा, तीसरा, तो इस तरह से अगर छोटे छोटे पार्ट में इस आर्क को डिवाइड कर देते हैं तब भी ये जो हमारा आर्क का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, और आर्क रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण है जो हमारा करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस आर्क को हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ हमारे सर्किट ब्रेकर में दो कॉन्टैक्ट के अंदर अगर हम इस छोटे छोटे प्लेट लगा देंगे तो ये जो हमारा आर्क जो प्रोड्यूस होगा इस छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। ये हमारा आर्क, इसमें एक प्लेट लगाएंगे, ये दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, इस तरह से अगर हम कंडक्टर प्लेट लगा देते हैं दो कॉन्टैक्ट के अंदर तो जो आर्क है हमारा छोटे छोटे भाग में स्प्लिट हो जाएगा, तब भी जो हमारा आर्क रेजिस्टेंस है वो बढ़ सकता है। दोस्तों ये रहा 4 पॉइंट्स हाई रेजिस्टेंस मेथड में। अच्छा चलते हैं करंट जीरो मेथड और लो रेजिस्टेंस मेथड की तरफ। दोस्तों जो करंट जीरो मेथड है वो एसी सर्किट के लिए यूज होता है, क्योंकि जो एसी सर्किट जो करंट मैग्नीट्यूड है वो न्यूट्रली करंट जीरो रहता है जो करंट है। तो आप देखेंगे ये जो करंट जीरो मेथड और लो रेजिस्टेंस मेथड वो कैसे जो आर्क को वो रोकता है।
दोस्तों हमारा जो सर्किट ब्रेकर में जो आर्क फ्लो हो रहा है वो एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा लो रेजिस्टेंस जिसके अंदर हमारा जो करंट है वो सर्किट ब्रेकर ट्रिप होने के बाद ही फ्लो हो रहा है। तो ये जो हमारा इसी मेथड में क्या करेंगे, इस आर्क का जो रेजिस्टेंस है उससे लो कर देंगे और हमारा जो करंट मैग्नीट्यूड है जो जब तक जीरो नहीं होता इसे हम जीरो पर रखेंगे। जो हमारा करंट मैग्नीट्यूड क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये हमारा एक एसी करंट का जो मैग्नीट्यूड है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल, ये हमारा जो है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल करंट जीरो। हम इस सर्किट ब्रेकर में जो आयोनाइज पार्टिकल है एयर और ऑयल, वो क्या होता है, जो आयोनाइज होने के कारण उनका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कम हो चुका है, जो जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्टैक्ट वोल्टेज के द्वारा वो इजीली ब्रेक डाउन हो सकते हैं। तो अगर हम इस टाइम पीरियड के साथ इसी जो एयर और ऑयल का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसे इंक्रीज कर देते हैं तो इस हमारे दो कॉन्टैक्ट में जो वोल्टेज अक्रॉस था वो इनसफिशिएंट हो जाएगा फिर से ब्रेक डाउन जो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ब्रेक डाउन होने के, जिसकी वजह से जो हमारा आर्क है वो फेलियर हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो आर्क जो है वो फेलियर हो सकता है, लेकिन जो मेजर चैलेंज है वो क्या है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दो पॉइंट है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। एक पॉइंट है हमारा कॉजिंग द आयोनाइज पार्टिकल इन द स्पेस बिटवीन द कॉन्टैक्ट टू रिकम्बाइन द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यानी कि हमारा जो आर्क इधर पर बन रहा है तो हमारा जो मेन क्या है, यह जो आयोनाइज पार्टिकल होने के कारण जो आर्क जो है वो बन रहा है। तो अगर हम इस आयोनाइज पार्टिकल को रिकम्बाइन कर दें तो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इस एयर और ऑयल का वो इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, स्वीपिंग द आयोनाइज पार्टिकल अवे रिप्लेस देम ऑन आयोनाइज पार्टिकल, यानी कि हमारे जो जितने पार्टिकल आयोनाइज हो रहे हैं यहाँ पर, अगर हम इसे रिप्लेस करके ऑन आयोनाइज, यानी कि जो पार्टिकल आयोनाइज नहीं हो रहे हैं उनको अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं तो जो हमारा जो सर्किट ब्रेकर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों लो रेजिस्टेंस मेथड और करंट जीरो मेथड में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए 4 पॉइंट है। एक हमारा लेंथ ऑफ द गैप, हाई प्रेशर, कूलिंग और ब्लास्ट। तो लेंथ इन द गैप क्या है, अगर हम सर्किट ब्रेकर के दो कॉन्टैक्ट का जो गैप है वो इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हाई प्रेशर। तो मोर प्रेशर बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स कॉजेज हायर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। अगर हम ज़्यादा अमाउंट से प्रेशर सर्किट ब्रेकर में देते हैं तो हमारा जो आयोनाइज पार्टिकल है वो चांसेस से डी आयनाइज हो सकता है। तो इसीलिए हम हाई प्रेशर देते हैं सर्किट ब्रेकर में। जो अगर हम आर्क जो प्रोड्यूस होता है तो हमारा जो हाई प्रेशर जो न्यूट्रल पार्टिकल है वो इस ये जो हमारा आर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसे बंद कर सकते हैं और हमारा जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है एयर और ऑयल का उससे भी इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरा है हमारा कूलिंग। तो जो कूलिंग है वो रिकम्बाइन के लिए हमारे हेल्प करता है। अगर हमारा जो आयोनाइज पार्टिकल है, अगर हम इस कूलिंग मेथड से कूल करते हैं तो हमारा जो आयोनाइज पार्टिकल है वो रिकम्बाइन हो सकते हैं, यानी कि अगर आयोनाइज पार्टिकल है कूलिंग मेथड से वो न्यूट्रल पार्टिकल में चेंज हो सकते हैं। तो हम जिस तरह से हमारा जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो सकता है कूलिंग मेथड से। नेक्स्ट है हमारा ब्लास्ट इफेक्ट। तो ब्लास्ट इफेक्ट दोस्तों क्या है, हम स्वीप कर देंगे, यानी कि जितने भी आयोनाइज पार्टिकल है उन्हें हम रिप्लेस करके न्यूट्रल ऑक्सीजन और आयोनाइज पार्टिकल हम रिप्लेस कर देंगे आयोनाइज पार्टिकल की वजह से। दोस्तों ये जो मेथड है इसको हम करंट जीरो मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे हम करंट को लेके हमारा जो सर्किट ब्रेकर जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं। तो इसीलिए हम इसे जब करंट हमारा जीरो पर आ जाता है, यानी कि मैग्नीट्यूड जब हमारा जीरो पर आ जाता है तो हमारे जो आर एस्टिंग्विश है वो सैटिस्फैक्टरी रहता है। तो इसीलिए हम इसे करंट जीरो मेथड भी बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे जरूर कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सारे अपने रिलेटिव दोस्त के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो का और किसी भी चैप्टर में डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, उस पर आप जाके मेल भी मुझे कर सकते हैं। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के आपको जो डाउट का चैप्टर है आपको डाउट क्लियर कर दूँगा। अगर आप इसके जो वीडियो में जो अगर नोट बनानी है इस चैप्टर का, मैंने जो सारी फोटो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद
वंदे मातरम।